नमस्कार साथियों, अपनी इस YouTube क्लास में आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन, आपका स्वागत। और विगत कक्षा में हमने व्यंजन से संबंधित सामान्य जानकारी प्राप्त कर ली थी। अब हम इस क्लास में पढ़ेंगे व्यंजन का वर्गीकरण। और विगत कक्षा में मैंने आपको बताया था कि व्यंजन का वर्गीकरण दो रूपों में किया जाएगा, उच्चारण के आधार पर और प्रयत्न के आधार पर। उच्चारण के आधार पर और दूसरा प्रयत्न के आधार पर। उच्चारण के आधार पर और प्रयत्न के आधार पर आज इस कक्षा में हम उच्चारण के आधार पर जो व्यंजन का वर्गीकरण है वो पढ़ेंगे। उच्चारण के आधार पर और व्यंजन का वर्गीकरण। देखिए, उच्चारण का आधार का मतलब जब भी किसी व्यंजन का हम उच्चारण करते हैं तो उसका कोई न कोई उच्चारण का आधार जरूर रहेगा। वो उसका आधार है, वो कंठ भी हो सकता है, उसका आधार तालु भी हो सकता है, उसका आधार मुर्दा भी हो सकता है, उसका आधार दंत भी हो सकता है, उसका आधार ओठ भी हो सकता है, उसका आधार वो नाक भी हो सकता है, उसका आधार है वो कंठ और तालु भी हो सकता है, उसका आधार कंठ और ओष्ठ भी हो सकता है। तो इस प्रकार कोई न कोई उसका आधार जरूर होगा और वही उसका उच्चारण स्थान है। तो इस रूप में उच्चारण के आधार पर जो व्यंजनों का वर्गीकरण है वो महर्षि पाणिनि की जो अष्टाध्यायी रचना है और उसमें कुछ सूत्र प्रतिपादित किए गए हैं, उसके माध्यम से ये वर्गीकरण है। और वो देखिए, हम सूत्रों के आधार पर है वो पढ़ रहे हैं। और पहला देखिए, पहला जो है सूत्र वो देखिए, जो उच्चारण का जो स्थान होगा वो देखिए, कंठ स्थान। और जो वर्ण होंगे वो होंगे कंठे वर्ण। उच्चारण का स्थान कंठ स्थान है और जो वर्ण होंगे वो कौन से होंगे? कंठे। सूत्र क्या है? सूत्र देखिए, एकु है एकु है विसर्जनीय नाम कंठ है। एकु है विसर्जनीय नाम कंठ है। इसका मतलब सूत्र क्या कहता है? ए का मतलब ए या आ। फिर आगे देखिए, कु, इसका मतलब कै वर्ग पूरा। कै वर्ग का मतलब आप समझ रहे हैं? कै, ख, ग, घ और ङ। कै, ख, ग, घ और ङ। इसके बाद में विसर्जनीय नाम लिखा है, इसका मतलब यहाँ विसर्ग। इनका स्थान उच्चारण है वो कंठ से होता है, इसलिए इनको कंठे वर्ण कहा जाता है। सूत्र क्या था? पहला सूत्र, उच्चारण स्थान हुआ कंठ, वर्ण कौन से कहलाएंगे? कंठे। सूत्र क्या है? एकु विसर्जनीय नाम कंठ है। इसका मतलब ए आ, कै वर्ग पूरा, कै ख ग घ ङ, विसर्ग। इनका उच्चारण स्थान कंठ से होता है। मैंने आपको बताया था ये व्यंजन पूरे होने के बाद में अंतिम जो हमारी कक्षा होगी उसमें इस चीज़ को प्रश्नों के रूप में हम बारीकी से जानेंगे कि इनके कौन कौन से क्या नाम हैं।
फिर पहला सूत्र पूरा हो गया। कंठ स्थान कंठे वर्ण हो गए। सूत्र है को विसर्जन या नाम कंठ है। इसका मतलब ए आ कै वर्ग और विसर्ग का उच्चारण। इसमें एक चीज़ और रह गई, कै वर्ग के बाद में यहाँ पर देखिए है, तो इसका मतलब है भी यहाँ आएगा। है का उच्चारण स्थान भी है वो कंठ से ही होता है। तो सूत्र में ए आ कै वर्ग पूरा कै ख ग घ ङ और है और क्या हो गया विसर्ग, इनका उच्चारण कंठ से होता है। नंबर 2 सूत्र देखिए, और स्थान कौन सा होगा, तालु स्थान होगा। और तालु से बोले जाने वाले वर्ण हैं वो होंगे तालव्य वर्ण, तालव्य वर्ण। और सूत्र क्या होगा वो देखिए, सूत्र इचु यसानाम तालु, इचु यसानाम तालु। सूत्र की व्याख्या क्या है, और वो देखिए ई का मतलब ई और ई ये ह्रस्व और दीर्घ दोनों। इसके बाद में चू का मतलब च वर्ग पूरा, च वर्ग का मतलब देखिए क्रम से आ रहा है। कै वर्ग आ गया, ए आ गया, ई आ गई, कै वर्ग आ गया, च वर्ग आ गया, यहाँ कंठ आ गया, उसके बाद तालु आ गया। देखिए च वर्ग, इसके बाद में ये, और इसके बाद क्या है ये से। और इनका उच्चारण कहाँ से होगा, तालु से होगा। इसलिए ये सारे के सारे तालव्य वर्ण कौन कौन से हो गए, ई व्यंजन पढ़ रहे हैं, लेकिन उच्चारण के अनुरूप सूत्रों के अनुरूप हम स्वरों को भी इसमें एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। इचु ऐसा नाम तालु, ई च वर्ग पूरा आ जाएगा। ये और से कौन सा ध्यान दें, तालव्य से। और इनका उच्चारण कहाँ से होगा, तालु से, इसलिए ये तालव्य वर्ण है। 2 सूत्र पूरे हुए। फिर इसके बाद में तीसरा सूत्र देखिए, और तीसरा उच्चारण स्थान कंठ हो गया, तालु भी हो गया। कंठे वर्ण कौन से हैं ये हमने पढ़ा, तालव्य कौन से ये भी पढ़ लिया। और उसके बाद में देखिए नंबर 3 मूर्धा स्थान, और जो वर्ण होंगे वो होंगे मूर्धन्य वर्ण। और वो कौन से होंगे, देखिए सूत्र क्या है, ऋटुर साणाम मूर्धा, ऋटुर साणाम मूर्धा। और इसमें देखिए व्याख्या क्या है, रीश्वर टू का मतलब ट वर्ग पूरा आएगा, ट ठ ड ढ न ट वर्ग पूरा आ जाएगा। फिर देखिए ये रे, और इसके बाद ये स मूर्धन्य, तालव्य से पहले ले लिया है, अब इसके बाद में मूर्धन्य से। और इनका उच्चारण कहाँ से होता है, मूर्धा से, इसलिए ये मूर्धन्य। स्वर और व्यंजन दोनों को हम पढ़ रहे हैं सूत्रों के रूप में। ऋटुर साणाम मूर्धा, पहला सूत्र हमने पढ़ा कुव विसर्जन नाम कंठ है, दूसरा इचु ऐसा नाम तालु, तीसरा ऋटुर साणाम मूर्धा। इसका अंदर री ट वर्ग रे और से का उच्चारण मूर्धा से होता है, इसलिए ये सारे मूर्धन्य वर्ण हैं, ये मूर्धन्य इस रूप में। 3 सूत्र पूरे हुए। अब इसमें आपको एक जानकारी और दे दूं, जो हमने अभी पढ़े थे ऊपर 2 सूत्र, एक पहला हमने पढ़ा था अक्व विसर्जन्यानाम कंठे, और दूसरा हमने पढ़ा था इचु यस्सानाम
तालु यानी तालव्य, ये कंठ है और ये कौन से हैं? तालव्य। आधुनिक जो भाषा ज्ञाता है, भाषा वैज्ञानिक मान लीजिए जिनको, और नाम है भोलानाथ तिवारी। भोलानाथ तिवारी जैसे आधुनिक जो भाषा वैज्ञानिक है, उन्होंने इन कंठे वर्णों को कोमल तालव्य वर्ण कहा है, कोमल तालव्य। और जो हमने पढ़ा था तालव्य जो वर्ण है, उनको भोलानाथ तिवारी जी ने इनको कठोर तालव्य वर्ण भी कहा है। ये आधुनिक वर्गीकरण जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ये नाम आते हैं। तो इसका मतलब कंठे, जो पहला सूत्र हमने पढ़ा था एक्व विसर्जनीय नाम कंठे, यानी ए आ कै वर्ग है और विसर्ग का उच्चारण कंठ से होता है, और उस उच्चारण स्थान को भोलानाथ तिवारी जैसे ये आधुनिक जो भाषा वैज्ञानिक है, उन्होंने इनको कोमल तालव्य कहा है। और जो दूसरा सूत्र हमने पढ़ा था इचु यसा नाम तालु, यानी ई चय वर्ग ये और से, इनका उच्चारण है वो तालु से होता है, और इसके अंतर्गत इनको भोलानाथ तिवारी जैसे आधुनिक जो भाषा वैज्ञानिक है, उन्होंने इनको कठोर तालव्य कहा है। पुनः एक बार देख लीजिए, एकु है विसर्जनीय नाम कंठे, कौन कौन से आएंगे? ए आ कै वर्ग है और विसर्ग का स्थान कंठ से होगा। इसके बाद में दूसरा पढ़ लिया इचु यसा नाम तालु, कौन कौन से आएंगे? देखिए ईचु यसा नाम यानी ई चय वर्ग पूरा चय छ ज जाएंगे, ये और स और वो कौन सा होगा? तालु से। तीसरा सूत्र ऋटुर्षाणाम मूर्धा, री टे वर्ग रे और स, पहला तालु वाला स आ गया उसमें, और ये मूर्धा वाला स मूर्धन्य इसमें आ गया, ये उसमें आ गया, रे इसमें आ रहा है। देखिए क्रम से आ रहा है, च वर्ग कै वर्ग पहले आ गया, च भी आ गया, टे वर्ग यहाँ आ गया। तो इस प्रकार से ये ऋटुर्षाणाम री टे वर्ग रे और स, ये इसका उच्चारण स्थान ये मूर्धा से होता है। 3 सूत्र हमने पढ़ लिए। इसके बाद में चौथा देखिए, चौथा और वो देखिए दंत स्थान, दंत स्थान और जो वर्ण होंगे वो होंगे दंत्य वर्ण। सूत्र क्या है वो ध्यान दें, और वो लृत्तुलसानाम दंत है। व्याख्या क्या है, सूत्र क्या कहता है? लृ ये संस्कृत में काम में आता है, तू का मतलब तय वर्ग पूरा, तय थ द ध न, ल देखिए ये और रे ये पहले आ चुके हैं, आप इसको क्रम से सूत्रों को ध्यान में रखेंगे, ये सारी चीज़ याद हो जाएगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर ये संस्कृत के सूत्र आपको अच्छी तरह से याद होते हैं, एक प्रश्न निश्चित रूप से इस वर्गीकरण में से आता है, इस आधार से आता है, तो आप इनको अच्छी तरह से तैयार करें। लृत्तुलसानाम दंता, लृ संस्कृत में तय वर्ग हो गया, ल और इसके बाद में देखिए तालव्य से मूर्धन्य से ये पहले आ चुके हैं, जो पहले सूत्र हुए उसमें आ गए, ये दंते या वर्तस्य से इसमें आ जाएगा। और इन सब का उच्चारण है वो दांत से होता है, इसलिए ये दंते वर्ण है। सूत्र है लृत्तुलसानाम दंत, लृ संस्कृत में काम आता है तय वर्ग,
लय और स उच्चारण स्थान दंत से और दंत्य वर्ण ये हो गए। इसके बाद में आगे देखिए अगला उच्चारण स्थान और वो देखिए नासिका अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य इसका मतलब अनुस्वार का जो उच्चारण है वो कहाँ से होता है? नाक से होता है। तो नाक स्थान हो गया, नासिका स्थान हो गया, और ये इसके अंतर्गत अनुस्वार को सम्मिलित करेंगे। छोटा सूत्र है, केवल अनुस्वार को सम्मिलित किया जाएगा वो नासिका के रूप में। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि हमने एक पहला सूत्र पढ़ा था, अकु है विसर्ग को उसमें सम्मिलित किया था, न कि अनुस्वार को। आगे देखिए अगला सूत्र, और वो ए दैतो कंठ तालु सूत्र है। उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ तालु। कंठ तालु उच्चारण स्थान है, और जो वर्ण होंगे वो होंगे कंठ तालव्य। सूत्र क्या था? ए दे तो कंठ तालु। इसका मतलब ए और ऐ इसका उच्चारण है वो कंठ और तालु से होता है, इसलिए इनको कंठ तालव्य वर्ण भी कहा जाता है। ए दैतो कंठ तालु यानी ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ और तालु से होगा, इसलिए ये कंठ तालव्य। उसके बाद में अगला सूत्र देखिए, और वो ओ दौतो कंठोष्टे। इसका मतलब इस सूत्र की व्याख्या क्या है? उच्चारण स्थान तो हो गया कंठोष्ठ, ये हुआ कंठ तालु, और ये हुआ कंठोष्ठ या कंठोष्टे। और यहाँ देखिए औदो तो कंठोष्टे। इसका मतलब है ओ और औ का उच्चारण है वो कंठ और ओष्ठ दोनों से होता है, इसलिए ये कंठोष्ठ वर्ण है, ओदो तो कंठोष्ठ। अगला सूत्र देखिए, वो वकारस्य दंतोष्ठ। इसका मतलब वै का उच्चारण स्थान, देखिए ये रे ल ये आ चुके हैं पहले, केवल वै को सम्मिलित कर रहे हैं। वै का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ दोनों से होता है, इसलिए सूत्र क्या है? वकारस्य दंतोष्ठ। इसका मतलब वै का उच्चारण स्थान दांत और ओष्ठ दोनों से होता है, इसलिए ये दंतोष्ठ वर्ण है। इस प्रकार अगला सूत्र देखिए, और वो यम गणना नाम नासिका च, ये सूत्र हुआ, और उच्चारण स्थान हो गया नासिका। इसका मतलब कौन से वर्ण नासिके हैं, इसलिए ये वर्ण कहलाएंगे नासिके। और कौन कौन से होंगे ध्यान दें, गे, ये, अण, न और मैं।
इनका उच्चारण स्थान नाक से होता है, इसलिए ये नासिके हैं, नासिके वर्ण है। अब आपके दिमाग में यहाँ प्रश्न आ रहा होगा कि इनको तो पहले सम्मिलित कर चुके हैं, क्योंकि अंगय को हम पहला सूत्र हमने लिखा था अकुआ विसर्जनिया नाम कंठ है, इसका मतलब कै वर्ग को सम्मिलित किया था। लेकिन यहाँ अगर इस रूप में नासिका ऑप्शन आता है तो प्रथम प्राथमिकता इसको दी जाएगी, न कि उसको दी जाएगी कंठ को। तो इस प्रकार से, और ये है, ये अगर इस रूप में इचु ऐसा नाम तालु आप कहेंगे कि ये तो तालव्य भी है, बिल्कुल ये कंठे भी है, ये तालव्य है, और इस प्रकार से ये मूर्धन्य भी हमने पढ़ा था ऋतुषाणाम मूर्धा, उसमें ट वर्ग आया था। इसमें लृतु लेसानाम दंते जो सूत्र पढ़ा था उसमें ये दंते भी है, लेकिन वो ऑप्शन पर निर्भर करता है। अगर ये नासिके ऑप्शन है तो प्रथम प्राथमिकता है वो इसको ही दी जाएगी। इस प्रकार इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। तो इस प्रकार से ये सूत्र हुए, और इन सूत्रों के अनुसार हमने ये पढ़ा अक्व विसर्जनिया नाम कंठे, कौन से वर्ण कंठे हैं, कौन से वर्ण इचु ऐसा नाम तालु यानी तालव्य है, ऋतुषाणाम मूर्धा कौन कौन से वर्ण मूर्धन्य हैं, लृतु लसानाम दंता कौन से वर्ण है वो दंते हैं। उसके बाद में एदे तो कंठ तालु कौन से वर्ण है वो कंठ और तालु दोनों से बोले जाते हैं, कंठ तालव्य हैं। ओदो तो कंठोष्टे कौन कौन से वर्ण है वो कंठोष्ट हैं, कंठ और ओष्ठ से बोले जाते हैं। यम गणना नाम नासिका च कौन से वर्ण नासिके हैं। इस चीज़ को भी बड़ी बारीकी से समझाया गया है, आप इस चीज़ को नोट करेंगे तो क्रम से ये सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। कंठ तालु मूर्धा दंत, इस प्रकार ओष्ठ है, कंठ तालु है, कंठ ओष्ठ है, पूरा का पूरा ये अच्छे से आपकी समझ में आएगा। उच्चारण के आधार पर हम व्यंजन पढ़ रहे हैं, इसलिए एक चीज़ और जो परीक्षा के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है और वहाँ से लगभग प्रश्न है वो उठने के चांस रहते हैं, और वो देखिए उच्चारण के आधार पर तो 8 उच्चारण स्थान है। उच्चारण स्थान कितने हैं? 8। एक चीज़ तो इसमें हम पढ़ रहे हैं और वो है उच्चारण स्थान, और एक चीज़ और मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो देखिए वो है करण है। उच्चारण स्थान और अगली चीज़ क्या है? करण। उच्चारण स्थान ये 8 है, और वो 8 कौन कौन से देखिए, उर जिसको रिधेय काकल भी कहते हैं। उसके बाद में दूसरा देखिए कंठ, तीसरा उर जिसको रिधिया काकल कहते हैं, कंठ, फिर सिर, दूसरा नाम मूर्धा, उर हो गया, उर को रिधेया काकल कहेंगे, कंठ हो गया, सिर जिसको मूर्धा भी कहते हैं, और उसके बाद में जिह्वा मूल चौथा, जिह्वा मूल 4 हो गए। जिह्वा मूल के बाद में 5वां देखिए नासिका, नासिका के बाद में छठा ये दंत हो गया, उर जिसको रिधिया काकल कहते हैं, एक कंठ हो गया, नंबर 2, नंबर 3 सिर हो गया जिसको मुर्दा भी कहते हैं, जिह्वा मूल हो गया, नासिका हो गया, दंत हो गया, उसके बाद में है वो ओष्ठ तालु, ये 1 2 3 4 5 6 ये 7, एक बार फिर से इनका क्रम देख लीजिए। उर जिस प्रथम रूप में है रिधेया काकल कहेंगे, दूसरा जो है वो कंठ है, और तीसरा सिर या मूर्धा होगा, चौथा है वो जिह्वा मूल होगा, 5वां है वो नासिका होगा, छठा है वो ओष्ठ तालु होगा, और दंत, नासिका, दंत, ओष्ठ यहाँ, और अंतिम जो 8वां है वो होगा तालु। इस प्रकार से उर हो गया रिधेया काकल कहेंगे, कंठ हो गया, सिर जिसको मूर्धा भी कहते हैं, जिह्वा मूल, नासिका, दंत, ओष्ठ और तालु, ये 8 तो हो गए उच्चारण स्थान। यानी इनसे है वो
वर्णों का उच्चारण होता है, ये 8 उच्चारण स्थान माने जाते हैं। प्रश्न किसी भी रूप में आ सकता है कि रीट परीक्षा में प्रश्न किया जा सकता है कि निम्न में से उच्चारण स्थान नहीं है, और वहाँ पर ऑप्शन में है वो और बिंदु दिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे वो दे देंगे जिह्वा, जिह्वा दिया जा सकता है, तो जिह्वा उच्चारण स्थान जो 8 उच्चारण स्थान है उनमें सम्मिलित नहीं है। इस प्रकार से जिसे और अधरोष्ट दे देंगे तो वो भी 8 उच्चारण स्थानों में नहीं है। ये तो 8 उच्चारण स्थान, आप इनको अच्छे से याद करें, प्रश्न आ सकता है। उर ये उच्चारण स्थान है। हृदय या काकल भी नाम दिया जा सकता है, कंठ नाम दिया जा सकता है, सिर या मूर्धा नाम दिया जा सकता है, जिह्वा मूल नाम आ सकता है, नासिका आ सकता है, दंत आ सकता है, ओष्ठ आ सकता है और तालु आ सकता है। उसके बाद में कर्ण देखिए, कर्ण का मतलब कुछ ऐसे स्थान हैं और वहाँ उसमें 8 स्थान जो है, इनके अलावा भी कुछ ऐसे हैं जो उच्चारण के समय है वो सहायता प्रदान करते हैं। और उसमें देखिए कौन कौन से होंगे। नंबर 1 जिह्वा, नंबर 2 स्वर तंत्रिका, नंबर 3 अधरोष्ठ और नंबर 4 कोमल तालु। जिह्वा, स्वरतंत्रिका, अधरोष्ठ और कोमल तालव्य कहा जा सकता है, यहाँ पर तालु की जगह कोमल तालव्य। इस प्रकार से ये कर्ण है। रीट परीक्षा में एक बार प्रश्न आया भी था कि निम्न में से कर्ण है, और वहाँ पर पहला ऑप्शन था कान। लगभग जो थे उन्होंने कर्ण का मतलब कान पहला ऑप्शन था और ये टिक कर दिया, आंसर गलत हो गया। इस रूप में कर्ण ये सहायक है अपने आप में, ये उच्चारण स्थान मुख्य 8 और ये इनमें सहायता प्रदान करते हैं। जिह्वा है, स्वरतंत्रिका है, अधरोष्ठ है और कोमल तालव्य, जबकि ये 8 उच्चारण स्थान है। इसको भी आप अच्छे से पढ़ें। तो इस प्रकार से ये पहला वर्गीकरण पूरा हो गया। और पाणिनि की जो अष्टाध्यायी रचना थी उसमें जो सूत्र बताए गए थे वो सूत्रों के रूप में वर्गीकरण हुआ उच्चारण के आधार पर। अगली कक्षा में हम जो उच्चारण वर्गीकरण पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर, और वर्णों का वर्गीकरण किस रूप में होगा, कौन कौन से वो व्यंजन होंगे, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। मुझे विश्वास है कि ये चीज़ आप अच्छे से समझ चुके हैं। आप इसको नोट करेंगे और बार बार इसको पढ़ेंगे तो ये चीज़ आप इसको अच्छे से अध्ययन कर पाएंगे, आप समझ पाएंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में, और प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण है वो हम पढ़ेंगे अगली कक्षा में। उसके बाद में अंतिम जो कक्षा होगी उसमें बहुत सारे हम प्रश्न लेकर आएंगे आपके बीच में। प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, ग्रेड फर्स्ट, सेकंड ग्रेड, रीट, पटवार, ग्राम सेवक, एलडीसी आदि परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न, उनका विश्लेषण हम करेंगे। प्रश्न की प्रकृति क्या होगी, किस रूप में प्रश्न, ये तो हमने पढ़ा है अभी, वर्ण पढ़ा है, स्वर पढ़ा है, व्यंजन हम पढ़ रहे हैं। और उसके बाद में प्रश्न जब मिक्स होता है तो वो किस रूप में होता है, ये चीज़ भी हम इसका भी अच्छे से अध्ययन करेंगे। आपके बीच अगली क्लास है और उसका जो नोटिफिकेशन है, उसकी जानकारी है वो शीघ्र पहुँचे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और हमारा जो वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अन्य जो साथी हैं जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये सूचना पहुँचे, उनको भी है वो भी इनसे लाभान्वित हो सके। मिलते हैं जल्दी ही। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।